फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा जिसे कि हम आम बोलचाल की भाषा के अंदर काला मोतिया भी कहते हैं। काला मोतिया के जो सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ये हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके साथ में ट्रिक्स भी ये प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको जो ये जो आसानी से याद हो सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो से ग्लूकोमा से। फ्रेंड्स, ग्लूकोमा एक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व डैमेज है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे जो नर्व डैमेज होना शुरू होगी वैसे वैसे उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पेशेंट की इग्नोरेंस की वजह से वो जो क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम ही ग्लूकोमा हो गया है। और दूसरा इसमें जो मेन इसका जो वो कारण है वो है इंट्राओक्यूलर टेंशन है, जो 21 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। जो इंट्राओक्यूलर टेंशन है 21 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बनता है कि इंट्राओक्यूलर टेंशन नॉर्मल रेंज कितनी होती है इंट्राओक्यूलर टेंशन की। तो जो नॉर्मल रेंज है इंट्राओक्यूलर टेंशन की वो 21 mmHg होती है। और जो मेजरमेंट है हम इंट्राओक्यूलर टेंशन का जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है टोनोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, टोनोमीटर। ग्लूकोमा के अंदर मेनली होता है क्या फ्रेंड्स, ग्लूकोमा के अंदर जो एक्वस ह्यूमरस होता है उसमें या तो उसका सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा या फिर उसका ड्रेनेज है जो कम हो जाएगा। इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो इंट्राओक्यूलर टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसके कारण से पता चलता है कि ये क्यों होता है कि या तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और या फिर इसका ड्रेनेज ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे दो तरह की इसमें ड्रग्स यूज कर सकते हैं। एक तो ड्रग वो होगी जो कि इसके प्रोडक्शंस को कम कर दे, या फिर दूसरी तरह की ड्रग वो होगी जो इसके ड्रेनेज को ज़्यादा कर दे। तो ये दोनों ही तरह की हम थेरेपी यूज कर सकते हैं ग्लूकोमा के मैनेजमेंट के अंदर। तो ये कौन कौन सी ड्रग होती है, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन है, वो भी आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले देखते हैं ग्लूकोमा कितने टाइप का होता है। ग्लूकोमा दो तरह का होता है, ओपन एंगल जिसे वाइड एंगल और क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा भी कहते हैं, और दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जिसे नैरो एंगल और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था ग्लूकोमा के बारे में। फ्रेंड्स, आगे अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम है वो है ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना। जो भी पेशेंट है उसको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो सिम्टम है वो यही आने वाला है। दूसरा सिम्टम्स जो है वो है नैरो विजन। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे दो डायग्राम के थ्रू हमने दिखाने का कोशिश की है कि नैरो विजन या फिर इसे टनल विजन भी कहते हैं। टनल विजन भी इसे कहते हैं। तो जैसे नॉर्मल जो आई होती है उसकी आई सेट में हम देखते हैं कि हमें ये इतना किसी भी सराउंडिंग में हमें काफ़ी कुछ दिखता है। जैसे अगर हम इस घर को देख रहे हैं तो इसके आसपास का एरिया भी हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर ग्लूकोमा है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये जैसे जैसे स्टार्ट होगा डेवलप होना, तो ये जो अपने को दिखना है ये कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, तो हमें फिर क्या इस इतनी पूरी पिक्चर में से सिर्फ धीरे धीरे इतनी पिक्चर ही दिखाई देगी या फिर हमें इतनी ही दिखेगी। और ये फिर धीरे धीरे कम होता होता लास्ट में ये जो दिखना है वो पूर्णतया बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा नैरो विजन क्या है या फिर टनल विजन क्या है। तो नैरो विजन और टनल विजन जो मेन जो सिम्टम है वो ग्लूकोमा के ही है। तो अपने को जैसे कि एक पाइप लेते हैं, पाइप के अंदर से हम देखेंगे तो हमें जो जिस तरह से दिखाई देगा, अगर ग्लूकोमा अगर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो हमें नॉर्मल विजन भी वैसे ही दिखाई देगा। अगला जो सिम्टम्स है वो है रेडनेस ऑफ आई, सीवियर आई पेन एंड हेडेक, ये भी एक सिम्टम है। और इसके साथ साथ में ऑनसेट लॉस ऑफ विजन, हेडेक के साथ साथ में आई पेन के साथ साथ में नोजिया वोमिटिंग भी ग्लूकोमा के सिम्टम्स में से एक है। तो ये तो फ्रेंड्स बात थी सिम्टम्स की कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ग्लूकोमा हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो दो ग्लूकोमा थे, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो है वो आपने अगर लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी तरफ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हम हमारे चैनल के अंदर जो भी ट्यूटोरियल वीडियो है, ट्यूटोरियल वीडियो के साथ साथ में जो फार्मेसी की वैकेंसीज है या फिर जितनी भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं
उनके बारे में लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो अब देखते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्रोनिक एंगल ग्लूकोमा, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज होती है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने शुरू में बताया था कि ग्लूकोमा की थेरेपी के मैनेजमेंट के अंदर हम दो तरह के ड्रग्स यूज कर सकते हैं। एक तो वो ड्रग है जो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करेगा, दूसरा जो एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन या ड्रेनेज को इंक्रीज करेगा। तो ये बीटा ब्लॉकर जो है ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है ग्लूकोमा के मैनेजमेंट के अंदर। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है एक्वस फॉर्मेशन को कम कर देना है। एक्वस फॉर्मेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो इंट्राओक्यूलर टेंशन है वो कम हो जाएगा। अब कौन कौन से बीटा ब्लॉकर्स हैं, पहले उससे अपने साइड इफेक्ट देखते हैं। तो बीटा ब्लॉकर का जो मेन साइड इफेक्ट है वो है स्टिंगनिंग एंड रेडनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई, क्योंकि एक्वस फॉर्मेशन काफी कम हो गया। एक्वस फॉर्मेशन कम होने की वजह से जो आई है वो ड्राई हो जाएगी, और सुपरफिशियल पंक्टेट केराटिटिस, ये इसके मेन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा इसके बेनिफिट क्या क्या है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है कि मायोपैथी नहीं करता है। ग्लूकोमा की जो बाकी ड्रग्स है लगभग मायोपैथी करती है। मायोपैथी क्या होता है कि दूर का विजन कम दिखाई देना, दूर की जो विजन है वो कम हो जाता है, उसे मायोपैथी कहते हैं, जो बीटा ब्लॉकर बिल्कुल नहीं करता है। ये इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। अब बीटा ब्लॉकर कौन कौन से यूज होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमने जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ी थी इसमें बीटा ब्लॉकर्स पढ़े थे, तो बीटा ब्लॉकर्स बहुत सारे थे। तो कौन कौन सी बीटा ब्लॉकर्स है जो हम ग्लूकोमा के अंदर यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक यहाँ पे दी हुई है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। बेटा तुम मेरी कार ले जाओ, बहुत इजी ट्रिक है। बेटा तुम मेरी कार ले जाओ, ये इसकी एक ट्रिक है। अब हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। बेटा से आपको याद रखना है बिटाक्सोलोल, तुमसे याद रखना है टिमोलोल, टी के तुमसे टी से टिमोलोल, मेरी से आपको याद रखना है मेटीप्रेनोलोल, एम फॉर एम ई से आपको मेरी और एम ई से मेटीप्रोनोलोल, कार से आपको कार्टिलोल याद रखना है, और ले से आपको लियोब्यूनोलोल याद रखना है, और जाओ से आपको यहाँ पे साइलेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो आपको याद रह जाएगी, बेटा तुम मेरी कार ले जाओ। ये बहुत इजी ट्रिक्स है। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी बीटा ब्लॉकर हम ग्लूकोमा के अंदर यूज कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में सब पूछ लिया जाता है कि कौन सा बीटा ब्लॉकर ग्लूकोमा के अंदर यूज नहीं होता है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंडिविजुअल जो बीटा ब्लॉकर्स है वो कैसे वर्क करते हैं। तो टिमोलोल, लियोब्यूनोलोल और मेटीप्रेनोलोल, ये जो तीनों बीटा ब्लॉकर्स हैं ये तीनों नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। नॉन सिलेक्टिव का मतलब जैसा कि आपको पता ही है कि वो बीटा 1 भी ब्लॉक करेंगे और बीटा 2 भी ब्लॉक करेंगे। तो बीटा 2 ब्लॉक करने की वजह से जो इनका जो साइड इफेक्ट है वो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, इसका एक साइड इफेक्ट आ सकता है बीटा ब्लॉकर से। नेक्स्ट जो बीटा ब्लॉकर है वो है बेटॉक्सोलोल। बेटॉक्सोलोल जो है बीटा 1 को ब्लॉक करता है। कार्टिलोल्स कार्टिलोल्स बीटा ब्लॉकर विद इंटरसिक सिम्पथोमाइमेटिक एक्टिविटी कंटेनिंग ड्रग है। तो ये फ्रेंड्स ये पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डाल दिए गए हैं कि टिमोल 500 जो बीटा ब्लॉकर्स है उनमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट क्या क्या है। बाकी सबका मोड ऑफ एक्शन तो सेम ही रहने वाला है कि एक्वस प्रोडक्शन को कम करेंगे। एक्वस प्रोडक्शन कम करने की वजह से जो इंट्राओक्यूलर टेंशन है वो कम हो जाएगा और ग्लूकोमा में रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स जो ये ड्रग्स है जितनी भी वो ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर ज़्यादा यूजफुल होती है। जो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा है वहाँ पे ड्रग एक सिम्टोमेटिक थोड़ा टाइम के लिए रिलीफ देती है, लेकिन जो उसका फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही होता है। अगली जो ड्रग्स की कैटेगरी है इसमें मायोटिक्स। फर्स्ट कैटेगरी थी इसमें बीटा ब्लॉकर, सेकंड है इसमें मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या करती है, इंक्रीज द टोन ऑफ सिलियरी मसल्स एंड स्फिंक्टर पिपिल्स, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। और कौन कौन सी जो मायोटिक्स यूज होती है वो है पिलोकार्पिन और फिजियोस्टिग्मिन। पिलोकार्पिन और फिजियोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन टॉपिकली यूजफुल होने वाली ड्रग है। इसकी कंसंट्रेशन है 0.4 से 1% तक यूज करते हैं। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो ब्राउन पेन है। ब्राउन पेन के साथ साथ में जो मायोटिक्स है, ये दोनों जो मायोटिक्स है पिलोकार्पिन और फिजियोस्टिग्मिन, इन दोनों का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है मायोपैथी। जो दूर की जो विजन है वो साफ दिखाई नहीं देगा, या जो दूर का विजन है वो कम हो जाएगा मायोटिक्स के द्वारा।
तीसरी जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में सबसे पहले क्या एड्रेनलिन्स हैं। जैसा कि वीडियो में शुरू में बताया था आपको कि या तो प्रोडक्शन कम होगा या फिर ड्रेनेज ज़्यादा होगा। तो अल्फा ब्लॉकर जो ड्रग है वो ड्रेनेज या मतलब आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगे। आउटफ्लो इंक्रीज होगा, अपने आप इंट्राओकुलर जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। सेकंड जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स है वो है डाइपिवेफेरिन, जो कि एड्रेनलिन्स की ही प्रो ड्रग है। एप्रोक्लोनिडीन्स, एप्रोक्लोनिडीन अल्फा 2 एक्शन देती है और जो एक्वस प्रोडक्शन है उसको कम करती है। तो फ्रेंड्स आपको इतना याद रखना है कि कौन सी ड्रग एक्वस प्रोडक्शन को कम करती है और कौन सी ड्रग्स जो है वो ड्रेनेज को इंक्रीज करती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये एक्वस फॉर्मेशन को कम करती है। एसिटाजोलामाइड इसमें ओरली टेकन ड्रग है और डोराजोलामाइड्स टॉपिकली एक्टिव ड्रग है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन भी ड्रेनेज या आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगे और इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो है आयरिस पिगमेंटेशन। तो ये जो 5 तरह की ड्रग्स हैं जो ओपन एंगल ग्लूकोमा, वाइड एंगल ग्लूकोमा या फिर क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के अंदर यूज होती है। सबका मोड ऑफ एक्शन में दो ही तरह से एक्शन होगा, एक तो जो है प्रोडक्शन कम होगा और दूसरा जो है इसका सीक्रेशन है वो इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, नैरो एंगल ग्लूकोमा या फिर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। फ्रेंड्स जो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा है इसके अंदर इंट्राओक्यूलर टेंशन है वो 40 से 60 mmHg हो जाता है। ये सडनली होगा, जैसे अगर 20 है आपका एक बार इंट्राओक्यूलर टेंशन नॉर्मल है लेकिन अचानक से इसमें जैसे एपिसोड आएगा जो वो उसकी वजह से इंट्राओक्यूलर टेंशन है वो 40 से 60 mmHg हो जाएगा। 40 से 60 mmHg एक साथ होने की वजह से जो सडन विजन लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा जो सिर में दर्द है या फिर आई पेन है, वोमिटिंग, नोजिया वगैरह जो जितने भी सिम्टम्स है वो आ सकते हैं। और एंगल क्लोजर जो ग्लूकोमा है इसका जो ट्रीटमेंट है उसका ओनली एक ही ट्रीटमेंट है, इसमें सर्जरी होती है। लेकिन सिम्टोमेटिक्स अगर कुछ दिन के लिए सर्जरी हम उसको टालनी है तो हम कुछ ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली सर्जरी तो इसमें होनी ही होनी है। ड्रग्स वही है टॉपिकल बीटा ब्लॉकर, पिलोकार्पिन, मायोटिक्स जो है। एक एक्स्ट्रा ड्रग इसमें ऐड हुई है वो है मैनिटोल और ग्लिसरॉल। एसिटाजोलामाइड जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स थी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि मायोटिक्स के तौर पे यूज होती है। तो ड्रग्स तो वही है जो क्लोजर एंगल ओपन एंगल के अंदर यूज हुई थी, एक एक्स्ट्रा इसमें है जो मैनिटोल और ग्लिसरॉल है। अब एक एक करके इनका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगी, ड्रेनेज बढ़ाएगी या फिर प्रोडक्शन कम करेगी। तो वो कैसे करेगी कि ड्रेनेज कैसे बढ़ेगा या फिर जो प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन कम कैसे होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले मायोटिक्स की बात करते हैं। मायोटिक्स जो दो तरह की जो ग्लूकोमा है, क्लोजर एंगल में भी यूज होती है और ओपन एंगल में भी ग्लूकोमा भी यूज होती है। क्लोजर एंगल ग्लूकोमा के अंदर जो मायोटिक्स है वो स्फिंक्टर पिपुली को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लोजर के अंदर स्फिंक्टर पिपुली जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर पिपुली कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो कैपिलरी ब्लॉकेज है वो कम होगा और कैपिलरी ब्लॉकेज जो हट जाएगा तो जो ड्रेनेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा के अंदर स्फिंक्टर पिपुली कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओपन ग्लूकोमा की अगर बात करते हैं तो ओपन ग्लूकोमा के अंदर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ट्रेबेक्युलर पेटेंसी है या फिर ट्रेबेक्युलर ड्रेनेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स दो तरह का ड्रेनेज होता है आईज के अंदर, एक होता है यूएस सेक्युलर ड्रेनेज और दूसरा होता है ट्रेबेक्युलर ड्रेनेज। जो ट्रेबेक्युलर ड्रेनेज है वो 90% तक होता है और यूएस सेक्युलर जो ड्रेनेज है वो 10% तक होता है। अल्फा 1 रिसेप्टर की बात करते हैं तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो प्रोडक्शन और सिक्रेशन है उसको कम कर देगा और अल्फा 1 रिसेप्टर की जो लोकेशन है वो सीलियरी वेसल्स पे होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये लोकेशन भी याद रखनी है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होता है, सीलियरी वेसल्स पे होता है। बाकी जो रिसेप्टर्स है वो सीलियरी एपिथेलियम पे होते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है वो सीलियरी एपिथेलियम पे है।
और ये सिलियरी वेसल्स पे है। इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर, और दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन सेम ही है कि एक्वस प्रोडक्शन या सिक्रेशन है उसको कम करती है अल्फा रिसेप्टर ड्रग्स जो यूज कर रहे हैं वो। बीटा ब्लॉकर ड्रग भी एपिथेलियम पे ही है और ये भी एक्वस सिक्रेशन को कम कर रही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है ये भी सिलियरी एपिथेलियम पे ही है और एक्वस सिक्रेशन को कम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो जितनी भी ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं सारी सारी सिलियरी एपिथेलियम पे ही है। अल्फा 1 जो ड्रग्स हैं वो सिलियरी वेसल्स के ऊपर होती है। उसके अलावा जितनी भी ड्रग्स है सिलियरी एपिथेलियम पर एक्ट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूवियोसेक्युलर आउटफ्लो इंक्रीज करती है। यूवियोसेक्युलर आउटफ्लो जो टोटल आउटफ्लो का 10% होता है और ट्रेबेकुलर आउटफ्लो है जो टोटल आउटफ्लो का 90% तक होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और एड्रेनालिन जो है जो यूवियोसेक्युलर आउटफ्लो को इंक्रीज करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई सुझाव है सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो अपलोड करें तो भी आप हमें बता सकते हैं ताकि वो टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जा सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।